हेलो स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये लेसन लिखा है अनीस जंग ने। अनीस जंग जो थी वो एक जर्नलिस्ट थी। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो न्यूज़पेपर्स मैगज़ीन्स के लिए लिखते हैं, तो अपना रिसर्च करते रहते हैं वो लोग। तो पेज नंबर 13 पे स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो इस लेसन में दो स्टोरीज़ हैं, एक साहिब आलम की स्टोरी है और दूसरी मुकेश की स्टोरी है। तो फर्स्ट स्टोरी हम शुरू करते हैं। इसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, यानी कि कभी कभी गार्बेज क्या होता है? कूड़े के ढेर में मुझे एक दो सिक्का मिल जाता है। तो आपने देखा होगा जैसे कई बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, जिनको हम रैग पिकर्स बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, कूड़े में ये ढूंढते रहते हैं कि कभी गलती से कुछ पैसे वैसे ना गिर गए हों या कोई वैल्यूएबल यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ना गिर गई हो। तो फिर अगर उनको मिल जाती है तो वो उससे खुश हो जाते हैं। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scourging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he murmurs, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो लेसन के स्टार्टिंग में होता क्या है, अब जो अनीस जंग है, शी गोज़ टू दिस बॉय कॉल्ड साहिब। तो वो उससे पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये सब काम क्यों करती हो। वो रोज़ सुबह देखती है कि उसके नेबरहुड एरिया में, यानी कि उसके पड़ोस के एरिया में एक लड़का है जो रोज़ कूड़े में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। फिर वो बताती है कि साहिब जो है, उस लड़के का नाम है, छोटा सा लड़का है, तो वो अपने घर से बहुत टाइम पहले आ गया था, मतलब उसने अपना घर छोड़ दिया था। घर क्या है एक्चुअली, बांग्लादेश ढाका से आए हैं ये लोग जो सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली में ही है। सीमापुरी अगर किसी ने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा गार्बेज रहता है वहाँ पे, और पूरी एक कम्युनिटी है रैग पिकर्स की जो वहाँ पे रहती है। उसका जो घर था ढाका में, वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स थी, यानी कि खेत थे हरे भरे, लेकिन उसको तो याद ही नहीं है ऐसे कुछ। देयर वर मैनी स्टॉम्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ आई थी। स्टॉम्स क्या होते हैं? आंधी तूफान, जिन्होंने उनका घर वहाँ पे उजाड़ दिया था। हिज मदर टेल्स हिम, वो तो कभी ढाका गया नहीं, लेकिन उसकी मम्मी को याद है, तो उसकी मम्मी उसको बताती है ये चीज़। तो अब ये बिग सिटी में रहता है, यानी कि दिल्ली में रहता है, और गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता रहता है। वो कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और काम करने के लिए है ही नहीं, तो मैं ढूंढता रहता हूँ कूड़े में कुछ ना कुछ। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, तो जो राइटर है वो उसको कहती है कि तुम स्कूल चले जाओ, स्कूल क्यों नहीं जाते। अब वो बच्चा, हम भी जानते हैं कि अब ऐसे जो बहुत ज़्यादा पुअर बच्चे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे होते हैं, उनके लिए स्कूल जाना भी पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चा कुछ कमा के ले आए घर पे, वो उसके एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते। अब देखो नेक्स्ट पेज पे जो पोर्शन मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंसेस। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning bird and disappear at noon. तो बहुत महीने तक ये राइटर उसको देखती रहती है, तो एक बार उससे पूछती है कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो वो बताता है कि साहिब आलम। अब उसको तो पता भी नहीं है, छोटे से बच्चे को, अपने नाम का मीनिंग। साहिब आलम मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो पूरे यूनिवर्स क्या होता है? सौर मंडल, जो पूरे यूनिवर्स पे रूल करे, जो उसका लॉर्ड हो, उसको बोलते हैं। और यहाँ पे ये बच्चा, ये तो इतना गरीब है, ये तो बेचारे अपने आप को ही रूल नहीं कर सकता, तो वर्ल्ड को कैसे रूल करेगा। ये यहाँ पे आयरनी आती है। तो उसको ये पता ही नहीं है उसका नाम क्या है, वो बस सड़कों पे गलियों में घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ। कौन है उसके दोस्त? एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, यानी कि बेयरफुट मतलब जिनके पास जूते चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर चलते रहते हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, तो वो सुबह सुबह आते हैं जैसे सुबह चिड़िया आती हैं, और दोपहर तक जब धूप ज़्यादा हो जाती है तो चले जाते हैं वहाँ से।
I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in the cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. तो अब जब एक दिन ये साहिब से बात कर रही होती है तो वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं. तो एक बच्चा कहता है कि मुझे तो शूज़ चाहिए. ठीक है, उसने बेचारे ने चप्पल नहीं पहनी, लेकिन क्या चाहता है, उसका भी तो बच्चे का मन है कि मेरे पास एक जोड़ी शूज़ हों. तो वो कहती है ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में घूम के मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो बेचारे नंगे पाँव चलते रहते हैं. सिटीज़ यानी कि शहरों में चलते हैं, विलेज रोड्स गांव में चलते हैं. तो उनको ऐसे बोला जाता है कि ये पैसे की कमी से नहीं हो रहा है, ये बस इनमें एक रिवाज है कि नंगे पैर चलने का. अरे तो अब ऑथर कहती है, नेक्स्ट पेज पे देखो, आई वंडर इफ़ दिस इज़ वन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी. तो वो कहती है मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना है अपनी गरीबी को छुपाने का, इस तरह से बोलना. अब देखो, माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. तो अब राइटर बता रही है कि वो ऐसे बहुत सारे बेयरफुट रैग पिकर्स को जानती है सीमापुरी एरिया में. सीमापुरी क्या है, दिल्ली के बाहरी एरिया में पड़ता है. पेरीफेरी मतलब दिल्ली का आउटर एरिया. लेकिन येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली. तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, मेटाफर क्या होता है, जब चीज़ों का कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों का कंपैरिजन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. तो वो कहती है लेकिन दिल्ली से तो कोसों दूर है. क्यों दूर है कोसों? क्योंकि दिल्ली को किस चीज़ से ले जानते हैं हम लोग. दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है, राजधानी है. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, बहुत रिच लोग रहते हैं. लेकिन वहीं पे सीमापुरी जो आउटर एरिया में रहता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर्टी है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा एरिया दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन बड़े शहर में बिलोंग करता होगा जहाँ इतनी गरीबी हो. Those who live here are squatters who come from Bangladesh back in 1971. तो यहाँ पे रहने वाले लोग वो हैं जो कि बांग्लादेश से आए थे. ठीक है, 1971 के टाइम बांग्लादेश जब 1971 में हुआ क्या था कि पाकिस्तान, पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो थे. तो जो ईस्ट पाकिस्तान था जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, उस टाइम लिबरेशन वॉर हुआ था. तो इंडियन आर्मी ने भी जाके उनकी हेल्प की थी. तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो उसने वेस्ट पाकिस्तान से अपने आप को अलग कर लिया था और अपने आप को कंट्री बांग्लादेश डिक्लेयर कर लिया था. तब ये सारे लोग रिफ्यूजीज़ की तरह इंडिया में आके बसे थे. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. तो ये इंडिया में रहते हैं, स्पेशली सीमापुरी एरिया में. इनके पास आइडेंटिटी नहीं है, यानी कि अपनी कोई पहचान नहीं है, परमिट भी नहीं है, कोई लीगल परमिट भी नहीं है इनके पास. लेकिन इनके पास बस राशन कार्ड है, राशन कार्ड है और इनके पास वोटर लिस्ट पे अपना नाम है. तो ये दो डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से क्या होता है, सरकारी राशन इनको मिल जाता है खाने के लिए. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी. वो कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए हमें अपनी पहचान नहीं चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड, खाना चाहिए. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain, said a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. तो अब ऐसे ही औरतों में बैठे जो है राइटर पूछती है कि आप लोग की जो ढाका में, बांग्लादेश में, तो आपके पास इतने ग्रीन सुंदर फील्ड्स थे, वहाँ से आप इतने गंदे एरिया में गार्बेज के बीच में क्यों रह रहे हैं. तो वो कहती है कि अगर हमें अपने फैमिली को क्या चाहिए, खाना चाहिए, तो अगर ग्रीन फील्ड्स में हमें कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा तो हम वहाँ पे क्यों जाएंगे. हम यहाँ पे आके रहते हैं ताकि एटलीस्ट हम अपना पेट भर के तो सो सकें. टैटर्ड साड़ी मतलब फटी हुई साड़ी. अब वो लोग गरीब हैं तो वो ज़्यादा कपड़े, क्लोथ्स, चप्पल, जूते, ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. तो यानी कि सर्वाइवल मतलब क्या होता है, सर्वाइवल मतलब अपने जीने के लिए जंग लड़ना.
तो उनके लिए रैग पिकिंग यानी कूड़े बीनने से उनको खाना मिलता है। कैसे मिलता है कि ये जो रिसाइकलिंग प्लांट्स होते हैं ये लोग जाके उनको देते हैं पॉलीथीन वगैरह। रिसाइकलिंग प्लांट्स उनको कूड़े के बदले में क्या देते हैं, पैसे देते हैं, उन पैसे से वो खाना खरीद के खाते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, यानी कि कूड़ा बीनना भी एक कला के जैसे बन गया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इन लोगों के लिए जो हमारे लिए गार्बेज है वो इन लोगों के लिए गोल्ड के बराबर है, क्योंकि इसी से वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और कई बार किस्मत अच्छी हो तो कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। इट इज़ लाइक देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। तो कहती है जो रैग पिकिंग की एक्टिविटी है वो उनके लिए डेली ब्रेड यानी कि रोज़ी रोटी का साधन है। वो उनको एक रूफ़ देती है, अपने सिर पे एक घर देती है, चाहे वो घर की जो रूफ़ है यानी कि जो छत है वो बेशक टपक ही क्यों ना रही हो, पर कम से कम छत है तो सही सिर पे। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from that what it means for their parents. For the children, it is wrapped in wonders. For the elders, it is a means of survival. तो अब साहिब बोलता है राइटर को कि कई बार जब मैं कूड़े में घूम रहा होता हूँ तो मेरे को 1 रुपया भी मिल जाता है, सिक्का भी मिल जाता है, कई बार तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है मेरे को। और अगर आपको एक सिक्का मिल गया या 10 रुपये का नोट मिल गया तो आप सोचोगे कि शायद और भी मिल जाए। अब ये जो शायद और भी मिल जाए वाली टेंडेंसी है उससे हम क्या करते हैं, बस ढूंढते ही रहते हैं। अब वो कहते हैं कि पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए जो है गार्बेज के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। क्यों? पेरेंट्स के लिए क्या मीनिंग है? पेरेंट्स के लिए तो मीनिंग यही है कि गार्बेज जो है वो उनकी रोज़ी रोटी कमाने का, लाइवलीहुड कमाने का एक मीन्स है, एक साधन है। लेकिन बच्चों के लिए क्या है? फॉर चिल्ड्रन इट इज़ अ मीन्स, फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए तो उन्हें ऐसी कई बार टूटी फूटी चीज़, कभी खिलौना मिल जाएगा, कभी कुछ और मिल जाएगा, तो बच्चों के लिए तो वो वंडर का एक सोर्स है। अब नेक्स्ट देखो पेज 16 पे लास्ट जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। तो एक दिन ऑथर देखती है कि वो क्या कर रहा है, वो एक टेनिस का गेम देखने लग रहा है। अब वो तो अफोर्ड कर नहीं सकता, टेनिस एक महंगा गेम है कि वो जाके खेलेगा। तो वो देखती है कि उसने किसी बच्चे के जूते पहने हुए हैं और उन जूतों में से एक जूते में होल है, छेद है। तो वो कहती है कि साहिब बस इस चीज़ से खुश हो जाता है कि उसके पैरों में आज जूते आ गए। वो ये चीज़ सोच के दुखी नहीं होता कि ये तो किसी अमीर बच्चे के जूते हैं, किसी रिच बॉय के शूज़ हैं जो उसने फेंक दिए। क्यों फेंक दिए? क्योंकि उसमें होल था। लेकिन जो गेम है, गेम दैट ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो जो गेम देख रहा है टेनिस का, वो तो बेचारा अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं खेल पाएगा। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like this job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. ये बहुत important lines हैं. The steel canister that seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार इन लाइंस पे। तो होता क्या है कि एक दिन ऑथर जब जारी होती है तो वो देखती है कि साहिब के शोल्डर्स पे, हाथों में क्या, स्टील कैनिस्टर। कैनिस्टर क्या होता है? वो जो छोटे छोटे कनस्तर टाइप होते हैं जिनमें कि जैसे चाय वाले वो नहीं आते, ट्रेन्स में आते हैं और बसेस में आते हैं, चाय ले लो, तो उनके हाथ में क्या होता है? स्टील का कैनिस्टर होता है। तो साहिब बोलता है कि अब मैंने एक चाय के टी स्टॉल में काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे वो 800 रुपये देते हैं महीने के और सारा मेरा खाना भी दे देते हैं। ठीक है, तो अब वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो जैसे हम नहीं बोलते छोटू ज़रा चाय लाओ, अब वो छोटू ऐसे है
कौन है? साहिब जैसे बच्चे हैं वो जो छोटू का काम करते हैं। तो ये उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद है, क्या तुम्हें अपनी नई नौकरी पसंद आई? तो वो कहता है कि तो अब ये ऑथर कहती है कि अब उसका जो फेस है, पहले जब वो बेचारा कूड़ा ढूंढ रहा था, रैग पिकिंग का काम कर रहा था, तब कम से कम वो अपना मास्टर तो था, अपनी खुशी से वो काम कर रहा था जब तक उसका मन करता था। जो प्लास्टिक बैग वो अपनी कमर पे लेके घूमता था कूड़ा बीनने के लिए, वो तो उसका अपना था। लेकिन ये स्टील कैनिस्टर किसका है? टी स्टॉल के ओनर का, यानी कि जो टी शॉप में जो बेचता है चाय, ये उसका है। तो हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो यानी कि अब वो सीरियस लगने लगा है, जैसे वो पहले बचपन में खेलता रहता था। ऑल्दो गार्बेज में खेल रहा है, पर वो एक बच्चा है, खेल तो रहा है, लेकिन अब क्या है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, तो उसको काम करना पड़ रहा है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी कि अब वो अपने ऊपर मास्टर नहीं रहा, वो स्लेव बन गया है। किसका? जो टी स्टॉल का ओनर है उसका। तो फर्स्ट स्टोरी हमारी ये फिनिश हो गई। अब सेकंड स्टोरी देखो, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। फर्स्ट स्टोरी थी हमारे पास साहिब की, और सेकंड स्टोरी है हमारे पास मुकेश की। साहिब की स्टोरी कहाँ पे सेट थी? सीलमपुर में। और मुकेश की स्टोरी है फ़िरोज़ाबाद में। तो फ़िरोज़ाबाद एक्चुअली यूपी में पड़ता है, जहाँ पे जो बहुत फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए। बैंगल क्या होती हैं? चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं फ़िरोज़ाबाद में। अब नेक्स्ट की फर्स्ट लाइन देखो, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। His dream looks like a mirage amidst dust of streets that fill his hometown, फ़िरोज़ाबाद, famous for its bangles. तो मुकेश कहता है कि मैं तो किसी का स्लेव नहीं बनूंगा, मैं अपना मास्टर खुद बनूंगा। तो वो ऑथर को क्या बोलता है? कह रहा मैं तो बड़ा होके मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो ये उससे पूछती है कि तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ पता है? अब वो जानती है कि मुकेश भी एक गरीब बच्चा है फ़िरोज़ाबाद का। उसकी फैमिली क्या करती है? बैंगल मेकर है, चूड़ियाँ बनाती है फैक्ट्रीज़ में। तो वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं कार चलाना सीख लूँगा, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़। अब ये बोलती है अनीस जंग की हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज होम टाउन फ़िरोज़ाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। तो मिराज क्या होता है? जैसे छल होता है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, जब हम राजस्थान में रेगिस्तान में जाते हैं, डेज़र्ट में जाते हैं, तो मान लो कोई बहुत धूप में चल रहा है, चलते चलते उसको प्यास लगी, तो उसे दूर से ऐसा भ्रम हो जाएगा कि वहाँ पे तो पानी एग्जिस्ट करता है। तो वो जैसे जाएगा, तो एक्चुअली होता क्या, ये साइंस का फिनोमिना होता है कि सन की रेज इस तरह से पड़ती है कि हमें दूर से लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन पानी नहीं होता। तो उसको क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं, कि जो चीज़ हमें भ्रम हो जाता है कि है लेकिन नहीं है। तो उसका जो सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, वो इस मिराज की तरह है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे रहता है? फ़िरोज़ाबाद में रहता है। अब फ़िरोज़ाबाद में जब वो बैंगल मेकिंग कर रहे होते हैं, तो बैंगल मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, कांच से जो चूड़ियाँ बनती हैं तो उनका छोटा छोटा चूरा होता है। वो चूरा जो होता है वो डस्ट बन जाता है, ठीक है। और वो डस्ट जो होती है जो आँखों में घुसती है, तो अगर कांच की डस्ट आँखों में घुसेगी तो फिर तो आँखों में जलन करेगी, चुभेगी। तो ये लोग जो काम करते हैं उनके आई साइट भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब देखो, none of them knows that it is illegal for children like him to work in glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. अब हम ये इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हमें पता है कि चाइल्ड लेबर पे बैन है, ठीक है। चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, 14 साल के बच्चों को फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कराया जाता। अगर कोई करा रहा है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है और पुलिस उसको जेल में डाल देगी। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इंडिया में ये रियलिटी है कि इसको लीगली बैन करने के बावजूद भी ये प्रैक्टिस की जाती है। और तो फ़िरोज़ाबाद में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी फैमिलीज़ हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि इल्लीगल काम है, यानी कि गैर कानूनी काम है। दे कैन नॉट वर्क इन ग्लास फर्नेस। ग्लास फर्नेस क्या होती है? ग्लास की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, विद हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तेज़
गर्मी में इनको बनाया जाता है बैंगल्स को। इन डिंजी सेल्स यानी कि छोटी छोटी ये फैक्ट्रियाज होती है और इनके छोटे छोटे घर होते हैं। विदाउट एयर एंड लाइट, ना इतने छोटे होते हैं कि ना तो उसमें लाइट जा सकती ना ही हवा जा सकती, तो वो अंधेरों में काम करते रहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अ फ्रेल यंग वूमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अब अनीस जंग जो है वो मुकेश के घर पे जाती है। मुकेश खुशी से बताता है कि मेरे घर का तो रेनोवेशन हुआ है, और रेनोवेशन होने के बाद भी वो घर कैसा है, बिल्कुल टूटा फूटा है, क्योंकि वो लोग बहुत पुअर हैं। तो वो देखती है एक कि छोटी सी लड़की है, एक कमज़ोर सी, जो कि खाना बनाने लग रही है। वो कौन है, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। तो वो खाना बनाने में बेचारी, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है और फिर वो स्माइल करने लगती है उनको देख के। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। तो अब वो क्या है, बहू बन चुकी है, और बहू बन के घर के सारे मेल मेंबर्स यानी कि अपने हस्बैंड मुकेश और उनके फादर का ध्यान रखती है। अब देखो, मुकेश के एल्डर्स के बारे में बताया। उसके पापा दादा क्या करते हैं, यही बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज टेलर देन एज बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। यानी कि वो बेचारा इतनी मेहनत करता है दिन रात बैंगल मेकिंग में, लेकिन फिर पहले वो टेलर का काम करता था, फिर उसने चूड़ियाँ बनाना बैंगल मेकिंग शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो उनको, अपने बच्चों को, दोनों लड़कों को स्कूल नहीं भेज पाया। उसको सिर्फ एक ही काम आता है, वो है बैंगल्स बनाना। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's grandmother who has watched her own husband go blind with the dust from polishing glass of bangles. Can God-given lineage be broken, she implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. तो अब जो मुकेश की दादी है वो ये बोलती है उसके पापा के बारे में कि भाई ये तो इसका कर्म है। अब हम जब दुखी होते हैं, किसी चीज़ को लेकर सैड होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भगवान हमें पुराने कर्मों की सज़ा दे रहा है। तो वो उनका इस तरह का बिलीफ है। तो वो कहती है कि ये तो इसका कर्म है, इसकी डेस्टिनी है, यानी कि जो भगवान ने हमें कर्म दिया है, जो भाग्य में लिखा है, उसको कौन मना कर सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि बैंगल मेकर्स की कास्ट में, कम्युनिटी में जो पैदा हो जाता है वो कुछ नहीं देखता, बस बैंगल मेकिंग देखता है अपने चारों तरफ। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। तो सारा दिन वो बेचारे अंधेरे में बैंगल्स में काम करते हैं, बैंगल्स बनाने का जो काम करते हैं, ग्लास की डस्ट उनकी आइज़ में जाती है, और ऊपर से सारा दिन अंधेरे में बैठ के काम करते रहते हैं, तो इससे उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। दे लूज़ देयर आई साइट एडल्टहुड से पहले ही। अब बैंगल क्या सिग्निफाई करता है, इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग और स्पीशियसनेस इन मैरिज। तो वो देखती है कि एक लड़की है वहाँ, उसका नाम है सविता, तो वो एक छोटी सी लड़की है, वो वहाँ पे बैठी हुई है। तो वो फिर कहते हैं बैंगल का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या होता है, ज़्यादातर शादियों में जब शादी होती है किसी लड़की की, तब उसको बैंगल्स पहनाई जाती हैं, सुहाग का प्रतीक होती हैं चूड़ियाँ। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 19। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नम्बिंग टॉल हैव किल्ड ऑल देयर इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। अब होता क्या है कि जब वो बेचारे एक अनएंडिंग साइकिल ऑफ पॉवर्टी में हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो फिर वो ड्रीम भी नहीं कर पा रहे। ड्रीम क्या होता है, सपना देखना। सपना भी तो वही देखेगा ना जिसके पास साधन होंगे, मीन्स होंगे देखने के। अगर आपके मीन्स ही नहीं है तो आप क्या सपना देखोगे। Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो अब ये जो ऑथर है ये उनसे पूछती है कि तुम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना लेती। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जब लोग एक जगह काम कर रहे होते हैं तो वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। तो एक जो भी चीज़ वो बनाते हैं उसकी जॉइंट ओनरशिप होती है, तो फिर उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलते हैं। जैसे अमूल दूध का नाम सुना होगा, अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो गुजरात में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वहाँ के जो भी मिल्कमैन हैं वो अपना
दूध खुद निकालते हैं, खुद बेचते हैं, तो इससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। लेकिन फ़िरोज़ाबाद में क्या है कि बहुत सारे मिडल मैन हैं। मिडल मैन कौन होते हैं? बिचौलिया, जो यानी कि वो बेचारे जो बैंगल मेकर्स हैं उनसे बैंगल लेके जाएंगे, कम प्राइस पे लेके जाएंगे, थोड़े पैसों पे लेके जाएंगे और शहरों में बेचेंगे हाई प्राइस पे, ज़्यादा पैसों में बेचेंगे। मान लो उसने चूड़ी, 1 दर्जन चूड़ी खरीदी 10 रुपये में और शहर में जाके बेची 100 रुपये में, तो अपनी कमाई बीच में कितनी करी? 100 - 10 = 90, यानी कि 90 रुपीज़ तो वो खुद खा गया। तो जो बना रहा है वो तो बेचारे गरीब का गरीब रह गया, और ये लोग जो शहरों में लेके जा रहे हैं, जिनको हम मिडल मैन या बिचौलिया बोलते हैं, ये ज़्यादातर पैसे कमा रहे हैं। और ये क्या करते हैं? ये इनको कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज होने नहीं देते। तो अब वो बोलते हैं, even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. तो वो ये बोलते हैं कि अगर हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज भी कर दिया, हम तो गरीब आदमी हैं जी, पुलिस आएगी हमें पकड़ के ले जाएगी, 2 डंडे मारेगी कि तुम कुछ गैर कानूनी, कुछ इलीगल काम कर रहे हो, और हमें तो कुछ भी पता नहीं है, हम तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अब ऑथर कहती है कि इनके बीच में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इनको चीज़ें अलग तरीके से दिखाए, अलग पर्सपेक्टिव से दिखाए। वो इस तरह से बात करते हैं, एक स्पाइरल मतलब क्या होता है? गोला। स्पाइरल उनकी बात पॉवर्टी से यानी कि गरीबी से जाती है, एपैथी पे जाती है। एपैथी मतलब जहाँ पे कोई उनके साथ सिंपैथी नहीं रखता, कोई उनके साथ दया भाव नहीं रखता। टू ग्रीड किसकी है? मिडलमैन की ग्रीड है। मिडलमैन जो उनसे लेके जाते हैं वो सेल्फिश हैं। एंड टू इनजस्टिस, उन बेचारों के साथ क्या हो रहा है? इनजस्टिस हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा, यानी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other vicious circle of sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and politicians. तो उनकी फैमिली को देख के उसे लगता है कि यहाँ पे फ़िरोज़ाबाद में 2 तरह के लोग हैं। एक बेचारे बैंगल मेकर्स हैं जो गरीबी की साइकिल में फंसे हुए हैं, और दूसरे कौन लोग हैं? चालाक लोग हैं। वो क्या है? साहूकार हैं, मिडलमैन हैं, पुलिसमैन भी हैं, और ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जो ऑफिसर्स होते हैं सरकार के, और पॉलिटिशियंस। ये सब लोग मिलके क्या करते हैं? ये सब लोग मिलके फ़ायदा उठाते हैं और इनकी हेल्प नहीं करते, इनको गरीब के गरीब ही छोड़ देते हैं। बेसिकली इनका फ़ायदा उठाया जाता है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो ये पूरी सोसाइटी इस तरह से ग्रीडी और सेल्फिश तरीके से काम कर दी है कि जो एक छोटा बच्चा पैदा होता है बैंगल मेकर की फैमिली में, उसके सिर पे इतना बड़ा बोझा होता है कि वो उसको कभी उतार ही नहीं पाता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट नेचुरली एज हिज फादर, टू डू एनीथिंग वुड मीन टू डेयर। तो अगर मुकेश कह रहा है कि भाई मुझे मैकेनिक बनना है, तो इसका मतलब वो डेयर कर रहा है, यहाँ पे वो डेयरिंग बात कर रहा है। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि वो बेचारे इतने पावर्टी की साइकिल में बिजी हैं, और उनके फादर भी उनको क्या क्राफ्ट सिखाएंगे? बैंगल मेकिंग की सिखाएंगे। तो वो अपने फादर से बैंगल मेकिंग सीखते हैं और फिर उसी वर्क में, उसी वोकेशन में फंस के रह जाते हैं। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. तो अब ऑथर जो है वो उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम ये भी सोचते हो कि तुम कभी पायलट बनोगे, एरोप्लेन उड़ाओगे? ऑल्दो उसको पता है कि वो बच्चा गरीब है, वो नहीं उड़ा पाएगा। लेकिन फ़िरोज़ाबाद एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे उस बच्चे ने गाड़ियाँ तो देखी आती जाती, लेकिन उसने आसमान पे उड़ता हुआ प्लेन नहीं देखा। तो वो बेचारा एम्बैरेसमेंट से उसको देखने लग जाता है और कहता है नहीं क्यों? क्योंकि उसने देखा ही नहीं है प्लेन, उसको पता ही नहीं है कि प्लेन क्या होता है, कैसे उड़ता है। तो अभी तो वो खुश है कि वो ड्रीम कर रहा है कि वो मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा।
तो ऑथर कहती है ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्यूअर प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, बहुत कम प्लेन है जो फिरोज़ाबाद के ऊपर उड़ते हैं, तो उसने वो देखे ही नहीं हैं। तो यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।